हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। फाइनली बायोलॉजी का पेपर खत्म हो गया है। इतना सारा जो बच्चे स्ट्रेस लेके बैठे थे वो स्ट्रेस उनका खत्म हो चुका है, क्योंकि पेपर बहुत अच्छा आया था। मैं ऐसा नहीं बोलूंगी इजी आया था, नहीं तो बच्चे कमेंट करने लगेंगे मैम आप बायोलॉजी इतने साल से पढ़ाते हो, आपके लिए तो पेपर इजी ही होगा। पेपर अच्छा था, ना इजी था ना डिफिकल्ट था, इट वॉज वेरी नाइस पेपर। और जिन बच्चों ने ईमानदारी से मेरे महा मैराथन लेक्चर्स भी अगर देखे होंगे तो उसमें भी मैंने जिन टॉपिक्स को स्किप करने बोला था उसमें से कुछ नहीं आया था, और जो टॉपिक्स को मैंने इंपॉर्टेंट करने बोला था पीसीआर रिएक्शन मेसेथमोइड कार्टिलेज, वो टॉपिक्स कंपलसरी आए थे। तो चलो देखते हैं आपका पेपर सोल्यूशन। मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को एग्जाम खत्म होने के बाद आंसर डिस्कस करने का बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको क्यूरियोसिटी होती है कि उनका आउट ऑफ आने वाला है या नहीं आने वाला है। तो बेसिक जो ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर आपके मार्क्स कट होते हैं 1 मार्क के क्वेश्चंस, उसका मैं आपको सारे आंसर्स बताती हूँ, और बाकी के क्वेश्चन के आंसर्स कहाँ से थे वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपका एमसीक्यू के साथ स्टार्ट करते हैं, और पहला ही क्वेश्चन था आपका प्लांट हार्मोन के ऊपर, जो कि मैंने आपको, मुझे याद नहीं मैंने कितनी बार बोला था, मैंने बहुत बार ये चीज रिपीट की थी कि प्लांट ग्रोथ हार्मोन के ऊपर क्वेश्चन आएगा आएगा और 100% आएगा, और वही हुआ। आपका जो फर्स्ट एमसीक्यू था उसमें पूछा गया था आइडेंटिफाई द ग्रोथ हार्मोन इन प्लांट्स विच कॉजेज इनहिबिटरी इफेक्ट। तो अगर आपको याद होगा प्लांट के 5 हार्मोन्स में से एक हार्मोन है जो बिल्कुल भी प्लांट की ग्रोथ नहीं होने देता है, दैट इज एब्सिसिक एसिड। और जो इथिलीन हार्मोन है ये 2 in 1 होता है, ये प्लांट को प्रमोट भी करता है और इनहिबिट भी करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कौन सा था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ लैकोपेरॉन। अभी देखो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे मैम इंड्यूसर या रेगुलेटर, दोनों में से कौन सा आंसर आएगा। इसका आंसर आपके खुद के टेक्स्ट बुक में है, चैप्टर नंबर 4 का लैक ओपेरॉन वाले पार्ट में जब आप जाओगे, देखो इधर दिखाती हूँ मैं आपको टेक्स्ट बुक में, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 लैक ओपेरॉन, उसमें आपको दिया गया है ऑपरेटर रीजन, प्रमोटर रीजन, रेगुलेटरी रीजन, ये सारे रीजन आपके लैक ओपेरॉन का मेंबर है। बट द इंड्यूसर पार्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ लैक ओपेरॉन। देखो इधर आपको क्लियरली लिख के दिया हुआ है, इंड्यूसर रीजन इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ लैकोपेरॉन। ये वाला लाइन दिखाई दे रहा है आपको, दिस इंड्यूसर इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ लैकोपेरॉन। तो यही लाइन आपको एमसीक्यू में आई थी, तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो कॉर्पस ल्यूटियम किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉर्पस अल्बिकन्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइड्स नेजल कैविटी। भाई ये तो मुझे याद है, मैंने अपने महा मैराथन लेक्चर में बोला था, चैप्टर नंबर 8 का क्वेश्चन है कि आपके नोज के बीच का जो कैविटी होता है वो कौन डिवाइड करता है। याद है जब हम नोज का स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे मैंने आपको ड्रॉ करके बताया था कि आपके ये दोनों होल के बीच में जो एक कार्टिलेज मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, वो कार्टिलेज मेम्ब्रेन क्या करता है, आपके नेजल कैविटी को डिवाइड करता है। ये वर्ड बहुत सारे लोग देखते ही नहीं है, और ये मैंने अपने महा मैराथन लेक्चर में भी बोला था, ये पढ़ के जाना, और उसी के ऊपर क्वेश्चन आया। सो आंसर इज मेसेथमोइड कार्टिलेज। मेरे ऑफलाइन वाले बच्चे तो एकदम खुश हो गए क्योंकि मैंने उन लोग से ये बहुत बार लिखवाया था, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज्ड बाय अनस्टेरिलाइज्ड नीडल। अनस्टेरिलाइज्ड नीडल मतलब क्या होता है, यूज्ड नीडल, या जिसको हमने क्लीन नहीं किया है। अनस्टेरिलाइज्ड मतलब नॉट क्लीन, मतलब कि आप यूज्ड नीडल अगर यूज करोगे जो ऑलरेडी यूज हो चुकी है तो उसके वजह से आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होता है, दैट इज एचआईवी एड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिकॉग्निशन सीक्वेंस। रिकॉग्निशन सीक्वेंस कितने न्यूक्लियोटाइड्स का होता है, दिस इज फ्रॉम योर चैप्टर नंबर 12 बायोटेक्नोलॉजी। मैंने, मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैंने ये टेबल आपको लर्न करने के लिए बोला था, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स और उसके रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस का टेबल। तो ये देखो इधर पे अपने को क्लियरली दिया गया है कि रिकॉग्निशन सीक्वेंस 4 to 8 न्यूक्लियोटाइड्स के होते हैं। ये देखो रिकॉग्निशन सीक्वेंस आर 4 to 8 न्यूक्लियोटाइड्स, 4 और 8 के बीच में होते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स रिक्वायर पॉलिनेटर बट रिजल्ट इन जेनेटिकली सिमिलर। चैप्टर 1 में जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने क्या बोला था, ऑटोगैमी में आपको पॉलिनेटर की जरूरत ही नहीं पड़ती है। जिटोनोगैमी में दिखने में ये मेथड क्रॉस पॉलिनेशन जैसा होता है, बट एक्चुअली में इसमें आपको जेनेटिकली सिमिलर कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। मतलब एक ही प्लांट है,
इस प्लांट का ये वाला मेन फ्लावर अपने ही प्लांट के फीमेल फ्लावर के साथ पॉलिनेशन करेगा, बट ये करने के लिए हमको बायोटिक या अबायोटिक एजेंट्स की मदद लगती है, तो ऐसे टाइप के पॉलिनेशन को हम बोलते हैं जिटोनोगैमी। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इवॉल्व फर्दर, चैप्टर नंबर 14 का क्वेश्चन है। ऐसा कौन सा स्टेप है जिसके बाद आपका कम्युनिटी आगे बढ़ ही नहीं सकता? पायनियर स्पीशीज तो पहला कम्युनिटी होता है, इसके वजह से प्राइमरी सक्सेशन स्टार्ट होता है, और प्राइमरी सक्सेशन होते होते हमको बीच बीच में बहुत सारे इंटरमीडिएट कम्युनिटीज देखने को मिलते हैं, और फाइनली अपना एक लास्ट में जब सीरियल स्टेजेस खत्म हो जाते हैं तो एक क्लाइमेक्स कम्युनिटी आता है, फॉरेस्ट कम्युनिटी। ये कम्युनिटी तब तक स्टेबल रहेगा जब तक एनवायरमेंट स्टेबल है, ये आगे चेंज नहीं होता है, so this does not evolve further till the time your environment is stable. Next question, identify the appropriate term for the number of birth under ideal condition. सबसे पहली बात तो आपको बर्थ बोला है, बर्थ मतलब नेटेलिटी होता है, तो ये तो पहले ही कट हो गया। नेटेलिटी म्हणजे बर्थ, मॉर्टेलिटी मतलब डेथ, मॉर ग्रूम मुर्दा घर, वो चला गया। अब इसमें से आपको आइडियल कंडीशन पूछा है, मैंने आपको क्या बताया था, रियलाइज्ड वर्ड का रियल याद रखो, दिस इज रियल कंडीशन, तो इसका अपोजिट क्या होगा, आइडियल कंडीशन। एब्सोल्यूट वर्ड का मीनिंग क्या होता है, आइडियल, सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, अभी यहाँ पे ना बहुत सारे बच्चे गलती करके आए हैं, दिस इज फ्रॉम योर चैप्टर नंबर 13 ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन। इसमें आपको ग्राफ दिया गया है और घाई घाई में बहुत सारे बच्चों ने इधर पे गलती कर दी है, ठीक है। मैं बताती हूँ कि क्या गलती की है आपने, रुक जाओ। ग्रोथ कर्व वाला टॉपिक, ये देखो, अरे किधर गया, कौन से चैप्टर का है ये, हाँ इसी चैप्टर का है ना, वॉन हम्बोल्ट वर्ल्ड्स पर्ल लॉजिस्टिक रिएक्शन, इस चैप्टर का है कि चैप्टर नंबर 14 का? शी मेरे को चैप्टर ही याद नहीं आ रहा है, इतना अच्छे से मैंने पढ़ाया है। S इज इक्वल्स टू, चैप्टर नंबर 7 का है क्या ये? नहीं 7 का तो नहीं है, स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप, चैप्टर नंबर 13 का ही है ये। आहे कुठे पण, हरवलं का? अरे 15वें चैप्टर का है, स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप ना, 15 चैप्टर का है, क्या तुम लोग भी याद नहीं दिलाते हो? हाँ देखो ये रहा 15th चैप्टर का, हम्बोल्ट, जर्मन के साइंटिस्ट हम्बोल्ट ने दिया था ये इक्वेशन। इधर ध्यान से देखो, आपका लाइन ए क्या रिप्रेजेंट करता है, दिस, एंड लाइन बी क्या रिप्रेजेंट करता है, दिस। अगर आपको दोनों में से एक भी इक्वेशन याद है तो आप इसमें ऑटोमेटिकली लॉग का प्रिंसिपल लगा सकते हो ना। लॉग में आपने क्या सीखा है, लॉग, अगर कोई भी लॉग की वैल्यू लॉग ए इंटू बी होगी तो आप इसको कैसे लिखते हो, लॉग ए प्लस लॉग बी, और समझो आपके बी के ऊपर कोई पावर है तो वो पावर आगे आ जाती है, तो इधर पे देखो ये हो जाएगा लॉग सी, ये हो जाएगा लॉग ए, और ये पावर ए के आगे आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं, पहला वाला ऑप्शन गलत है क्योंकि इधर माइनस का साइन दिया गया है, दूसरा वाला ऑप्शन भी गलत है क्योंकि इधर सी दिया है, जबकि एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीशीज, सो इधर ए और इधर एस आना चाहिए, सॉरी ए, हाँ एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीशीज, और इधर पे सी आना चाहिए, तो ये गलत हो गया है, दिस इज राइट, ये आपके ग्राफ के साथ मैच कर रहा है, दिस इज रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है, Z इधर पे आना चाहिए और C इधर पे आना चाहिए, सो ओनली ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। बहुत सारे बच्चे इसमें घाई गड़बड़ में उल्टा पुल्टा लिख के आए, अभी जो लिख दिया है तो लिख दिया है, छोड़ो जाने दो, गड़बड़ घाई मत करो, पर ये क्वेश्चन वापस सीईटी में आ सकता है, इसीलिए इसको याद करके रखो कि इक्वेशन क्या है, ठीक है। मैं ये पेपर सॉल्व करा रही हूँ ताकि आप सीईटी एग्जाम में वापस से लिख सको। अभी नेक्स्ट आता है अपना वेस्टिजियल ऑर्गन, चैप्टर नंबर 5 में आपको वेस्टिजियल ऑर्गन का डेफिनेशन दिया गया है, इधर लिख देती हूँ। वेस्टिजियल ऑर्गन्स क्या होते हैं, जो अपनी बॉडी में ज्यादा यूजफुल नहीं रह जाते, जिसका फंक्शनल कैपेसिटी स्लो हो जाता है, जो रूडिमेंट्री हो जाते हैं। जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, व्हाट इज जिफ्ट, चैप्टर नंबर 2 में है, लिखने से अच्छा मैं दिखा देती हूँ, टाइम पास नहीं होएगा। ये देखो जिफ्ट, व्हाट इज जिफ्ट, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर टेक्निक, लास्ट में ना, इधर गया, अरे एक तो घाई घाई में कुछ चीज मिलती नहीं है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, हाँ ये रहा,
जिफ्ट, व्हाट इज जिफ्ट? जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर टेक्निक। ये टेक्निक हम कब करते हैं, इसका सिर्फ फुल फॉर्म नहीं लिखना था। ये टेक्निक कब यूज होती है? जब आपके फेलोपियन ट्यूब्स में ब्लॉकेज होता है, जिसके वजह से आपका एग फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है। सो ये चीज आपको एक्सप्लेन करनी थी। दिस इज गिवन इन योर पेज नंबर 43। ठीक है, नेक्स्ट, गिव द नेम ऑफ द एंडोक्राइन विच इज प्रोमिनेंट एट बर्थ बट ग्रेजुअली गेट्स एट्रोफाइड इन अडल्ट स्टेज। एक ही ग्लैंड है, ये मैंने आपको बहुत ध्यान से पढ़ाया था, चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 8 दोनों में हमने ये पढ़ा था। हमारी बॉडी का एक ही ग्लैंड है जो बचपन में डेवलप्ड रहता है, और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वो ग्लैंड अनडेवलप होना स्टार्ट हो जाता है, या थोड़ा थोड़ा करके एट्रोफाइड यानी डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। दैट इज थाइमस ग्लैंड। ये क्वेश्चन आपको 2022 में भी आया था, पर थोड़ा सा घुमा के आया था, क्योंकि थाइमस ग्लैंड क्या करता है, ये अपने टी लिम्फोसाइट्स को मैच्योर करने में हेल्प करता है। तो देखो इधर पे थाइमस ग्लैंड दिखाती हूँ, ऐसे स्क्रॉल करके ढूंढने से अच्छा है ऐसे ही मिल जाएगा अपने को डायरेक्ट। इतने में तो लास्ट में आएगा चैप्टर नंबर 9 के। इधर देखो थाइमस ग्लैंड, ये देखो इधर क्लियरली दिया है, दिस इज द ओनली ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड इज द ओनली ग्लैंड जो बर्थ के टाइम पे क्लियरली विजिबल होती है, लेकिन जैसे जैसे आप अडल्ट होते जाते हो तो ये ग्लैंड धीरे धीरे करके एट्रोफाई होने लग जाती है। सो थाइमस ग्लैंड इज द राइट आंसर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IAA? ये चैप्टर नंबर 7। फिर से देखो हार्मोन का क्वेश्चन आया, इस चैप्टर में से हार्मोन का क्वेश्चन फेवरेट है। तो इसका फुल फॉर्म क्या आएगा? इंडोल 3 एसिटिक एसिड। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि मैम अगर मैंने सिर्फ इंडोल एसिटिक एसिड लिखा है तो मार्क्स मिलेगा क्या? मी 3 लिहायला विसरलो तर आता ते एक्झामिनरच्या मूडवर आहे, टेक्निकली मार्क्स नहीं मिलेगा, पर अगर एग्जामिनर का मूड अच्छा होगा तो शायद वो मार्क्स दे दे। पर इस हार्मोन का करेक्ट नाम है इंडोल 3 एसिटिक एसिड, चैप्टर नंबर 7 में है। चैप्टर नंबर 7 में हमने ये पढ़ा है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IAA? अच्छा, और एक क्वेश्चन है, ठीक है, अभी आएगा सिम्प्लास्ट अपोप्लास्ट पाथवे, तो मैं बताती हूँ। ये देखो, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IAA? इंडोल 3 एसिटिक ऍसिड इथे दिलेला आहे, आणि जर टेक्स्टबुक मध्ये तुम्हाला 3 दिलाय तर तुम्हाला 3 कंपल्सरी लिहावं लागेल। मैंने बोला था हार्मोन्स का नाम, उनका प्रीकर्सर्स, उनका फंक्शन सब पढ़ के जाना। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ माइक्रोबियल सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक क्लोरोमाइसिटीन? चैप्टर नंबर 11 एंटीबायोटिक वाला टेबल है, इसमें इसका आंसर क्या आएगा? एंड कौन सा एंटीबायोटिक की वजह से अपने को, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से क्लोरोमाइसिटीन मिलता है? स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनिजुएले। क्या आएगा इसका आंसर? स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनिजुएले। अगर तुमने इसको अंडरलाइन नहीं किया है तो हाफ मार्क्स कट जाएगा। अंडरलाइन करना बाइनोमियल नेम को कंपलसरी रूल है। विच सेल्स ऑफ आइलेट ऑफ लैंगरहैंस? बच्चे लोग को यही याद नहीं आ रहा था आइलेट ऑफ लैंगरहैंस क्या होता है। ये पैनक्रियास का पार्ट है। तो पैनक्रियास के कौन से सेल से इंसुलिन हार्मोन बनता है? अल्फा सेल। कौन से सेल से इंसुलिन हार्मोन बनता है? अल्फा सेल। अभी ये क्वेश्चन में सबकी हवा टाइट है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ध्यान से देखो, मैं इधर सॉल्व करके बता रही हूँ। हाउ मेनी मियोटिक डिविजन्स आर रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ सीड? अभी सबसे पहली बात, सीड कैसे बनता है? जाइगोट से। और जाइगोट कैसे बनता है? मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से। तो अगर आपको 300 सीड बनाना है तो 300 फीमेल गैमेट और 300 मेल गैमेट चाहिए। आपको पता है कि फीमेल गैमेट कैसे बना है? जब आपका मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस करता है तो मियोसिस करके ये 4 सेल बनाता है, जिसमें से ऊपर के 3 सेल्स मर जाते हैं। सिर्फ ये वाला सेल आगे जाके एम्ब्रियो सैक बनाता है, जिसमें एक फीमेल गैमेट होता है। तो मतलब 300 बार मियोसिस होगा तो आपको 300 फीमेल गैमेट मिलेंगे। ठीक है, तो फीमेल गैमेट बनाने के लिए कितना बार मियोसिस करना पड़ेगा? 300 बार मियोसिस करना पड़ेगा। ये हो गया एक स्टेप।
अभी मेल गैमेट भी तो चाहिए। अभी मेल गैमेट के बारे में एक चीज हमको क्या पता है कि माइक्रोस्पोर मदर सेल जब मियोसिस करता है तो एक सेल से आपको 4 सेल्स मिलते हैं, टेट्राड। क्या मिलता है आपको? 4 सेल का टेट्राड मिलता है। जब मियोसिस होता है तो एक सेल से आपको 4 टेट्राड मिलते हैं मेल के केस में। किसके केस में? मेल के केस में। और ये चारों के चारों आगे जाके पोलन ग्रेन बनाते हैं। तो आपको मेल्स के केस में क्या हो रहा है? एक बार मियोसिस किया तो आपको 4 पोलन ग्रेन मिला। तो कितनी बार मियोसिस करोगे तो 300 पोलन ग्रेन मिलेगा। 300 पोलन ग्रेन क्यों चाहिए मैम? 300 फीमेल गैमेट है ना, 300 फीमेल गैमेट के साथ 300 पोलन ग्रेन चाहिए, तो आपको जाइगोट मिलेगा। एक पोलन ग्रेन में मेल गैमेट होता है, तो फीमेल गैमेट प्लस मेल गैमेट विल गिव यू जाइगोट, एंड जाइगोट से ही आपको सीड मिलेगा। तो 300 फीमेल गैमेट प्लस 300 पोलन ग्रेन। तो ये 300 पोलन ग्रेन कैसे मिलेगा? एक मियोसिस करके 4 पोलन ग्रेन मिलता है, तो 300 पोलन ग्रेन कैसे मिलेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, मैम का फेवरेट वाला पार्ट आ गया। कैसे करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई? देखो, दूसरा मार्कर लेती हूँ, देखो इधर पे 300 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू x, ये x इधर गया। सो 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, 2 कैरी, 4 5 जा 20। तो कितना मियोसिस करना पड़ेगा? 75 मियोसिस करना पड़ेगा। तो मेल गैमेट्स बनाने के लिए कितना मियोसिस करना पड़ेगा? 75। तो इसका आंसर क्या आएगा? देखो इधर पे, फीमेल गैमेट बनाने के लिए 300 मियोसिस और पोलन ग्रेन बनाने के लिए 75 मियोसिस। तो टोटल मियोसिस कितना होएगा? 375। टोटल मियोसिस कितना होगा? 375। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा बच्चों? 375। मैं इतना डिटेल में क्यों बता रही हूँ? क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन आपको सीईटी में भी आ सकता है। इसको वापस से पीछे करके रिपीट करके देखो, आपको समझ जाएगा। सिंपल कॉन्सेप्ट है, एक फीमेल गैमेट के साथ एक पोलन ग्रेन फ्यूज होता है। तो वैसे ही फीमेल गैमेट बनाने के लिए 300 मियोसिस करना पड़ा। मेल गैमेट्स के केस में क्या होगा? एक मियोसिस से 4 पोलन ग्रेन मिला, तो 75 टाइम्स मियोसिस करेंगे तो 300 पोलन ग्रेन मिलेगा। 300 फीमेल गैमेट प्लस 300 पोलन ग्रेन फ्यूज होके अपने को 300 जाइगोट मिलेगा, और 300 जाइगोट से अपने को 300 सीड मिलेगी। So this is how we will get our 300 seeds by 375 meiosis. और लास्ट क्वेश्चन था, एक्सप्लेन द टर्म एमिग्रेशन। एमिग्रेशन मतलब क्या होता है? कोई भी पॉपुलेशन जब अपने लोकल कम्युनिटी से बाहर जाता है उसको एमिग्रेशन बोलते हैं। इसके बाद ये देखो, मेंडल का एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल क्यों था? क्योंकि उन्होंने पी प्लांट्स लिया था, उन्होंने मैथमेटिकल डेटा स्टोर किया था। मैंने आपको 6 पाई चार्ट बताया था, तो वो आपको यहाँ लिखना था। ये देखो, इलेक्ट्रोफोरेसिस, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का स्टेप पूछा है। पहला स्टेप क्या होता है? डीएनए को आइसोलेट करना। आपको याद होगा तो मैंने कल जो ऑल द बेस्ट वाली वीडियो डाली थी उसमें क्लियरली बोला था कि तुम लोग को अगर आंसर याद नहीं रह रहा है तो सिर्फ हेडलाइन पढ़ के जाओ, सिर्फ टाइटल पढ़ के जाओ। तो मेरे हिंट देने का यही रीजन था कि एग्जाम में कभी कभी टाइटल्स भी पूछे जाते हैं। तो अगर आप लोग टाइटल रिवाइज करके गए होते तो आपको ये याद होता कि पहले कौन सा स्टेप आएगा, बाद में कौन सा स्टेप आएगा। देखो चैप्टर नंबर 4 में ही है ये टॉपिक, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाला। सी पहला स्टेप क्या है? आइसोलेशन ऑफ डीएनए। दूसरा स्टेप क्या है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। सो फर्स्ट स्टेप इज आइसोलेशन, सेकेंड इज रेस्ट्रिक्शन, फिर उसका हम इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं और बाद में उसका सदर्न ब्लॉटिंग करते हैं। तो ये स्टेप्स का सीक्वेंस आएगा। नेक्स्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन स्पर्म एंड ओवम। स्पर्म और ओवम के स्ट्रक्चर के बीच में डिफरेंशिएट करना है, इजी है। इसके पास सेंट्रियोल्स होता है, इसके पास सेंट्रियोल्स नहीं होता है। इसका गोल्जी अपैरेटस एक्रोसोम में कन्वर्ट हो जाता है। इसके पास एनर्जी स्टोर होता है, ये साइज में बड़ा होता है। इसके पास टेल होती है। तो ऐसे आप अलग अलग डिफरेंस बता सकते हो। जीन थेरेपी क्यों यूज करते हैं? डिफेक्टिव जीन्स को रिप्लेस करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए, एब्सेंट जीन्स को प्रेजेंट बनाने के लिए या नया जीन बिल्ड करने के लिए। जीन फ्लो, मैंने बोला था ना जीन फ्लो के ऊपर क्वेश्चन आएगा।
नेचुरल डिजास्टर नहीं, ये माइग्रेशन के वजह से होता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट नेचुरल डिजास्टर के वजह से होता है। क्रोमोसोमल एबरेशंस, ये तो फेवरेट क्वेश्चन है टीचर्स का। 4 टाइप के क्रोमोसोमल एबरेशंस आपको बताने थे, इन्वर्जन, ट्रांसवर्जन, ट्रांसलोकेशन एंड डुप्लीकेशन या डिलीशन, जो भी है। नेक्स्ट, व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। देखो 2023 में ह्यूमन फर्टिलाइजेशन का सिग्निफिकेंस आया था, 2024 में प्लांट का डबल फर्टिलाइजेशन का सिग्निफिकेंस आया। आपको फ्रूट्स मिलता है, आपको जाइगोट डिप्लॉयड कंडीशन में मिलता है, आपका एग और जो स्पर्म है ये दोनों फ्यूज होके एम्ब्रियो देते हैं, तो आपको उससे सीड मिलेगा, सीड से नया प्लांट मिलेगा। इतने सारे पॉइंट्स आप फर्टिलाइजेशन में लिख सकते थे। ये देखो, ये चैप्टर नंबर 6 का है, पाथ ऑफ ट्रांसलोकेशन। कल ही मैंने आपको एक एनिमेशन वीडियो दिखाया था कि कैसे आपका वाटर सेल वॉल के बाहर से भी जाता है और बीच बीच में से भी जाता है। तो ये अपोप्लास्ट पाथवे और सिम्प्लास्ट पाथवे का लेबलिंग करने के लिए बोला है इधर पे। ये देखो, ये डायग्राम दिया है, दिखा? तो जो बाहर से जा रहा है, ये देखो, ये बाहर बाहर बॉर्डर में से जा रहा है, सेल के बीच में से नहीं जा रहा है, आउटर रीजन से जा रहा है ये। तो O फॉर अपोप्लास्ट, मैंने आपको एक एनिमेटेड वीडियो दिखाया था कल, और ये सेल के बीच बीच में से जा रहा है, तो दिस इज सिम्प्लास्ट। क्या आएगा ये? सिम्प्लास्ट पाथवे। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? फिर बाकी सब तो टेक्स्ट बुक का ही है डेफिनेशन। हाँ, ये देखो, ह्यूमन अपना रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में से जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स है ना, उसका चार्ट है। मैंने आपको बोला था एम्फीसाइमा कंपलसरी पढ़ो, एस्बेस्टोसिस और सिलिकोसिस कंपलसरी पढ़ो। ये दोनों मैंने आपको कंपलसरी पढ़ने बोला था, तो अगर ये पढ़ के जाते तो आपको पता चल जाता। एम्फीसाइमा मतलब क्या होता है? इन्फ्लेमेशन ऑफ, नहीं, ब्रेकडाउन ऑफ एल्वियोलाई। व्हाट इज एम्फीसाइमा? ब्रेकडाउन ऑफ एल्वियोलाई। देखो इधर पे सीधा आपके सामने चार्ट ही लेके आ जाती हूँ चैप्टर नंबर 8 का। सिलिकोसिस एस्बेस्टोसिस क्या होता है? ये आपका रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। चल भाई आ जल्दी। हाँ, ये रहा, ये देखो, व्हाट इज एम्फीसाइमा? ब्रेकडाउन एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। ये देखो, एम्फीसाइमा का आंसर क्या है? ब्रेकडाउन ऑफ एल्वियोलाई। सो ये आंसर ए का है। और साइनोसाइटिस का आंसर बी है, इन्फ्लेमेशन ऑफ साइनोसिस। वर्ड दिया है भाई, साइनोसाइटिस, साइनस। इतना सिंपल ट्रिक दिया है तुमको। मैंने कितनी बार बोला था, आपका आंसर आपके क्वेश्चन में ही रहता है। सिलिकोसिस और एस्बेस्टोसिस में क्या होता है? फाइबर्स आपके लंग में डिपॉजिट हो जाते हैं। ये देखो, इन्फ्लेमेशन ऑफ फाइब्रोसिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ फाइब्रोसिस। तो इसका आंसर क्या आएगा? डी। और बचा सी, लैरिंजाइटिस का आंसर आ जाएगा सी। गला सूज जाता है, सोर थ्रोट हो जाता है। हाँ, ये देखो, कोई बेवकूफ इंसान ही होगा जिसने ये आंसर पढ़ा नहीं होगा। कल लास्ट में भी मैंने आपको बोला था सीवेज ट्रीटमेंट वाला क्वेश्चन करके जाओ, वो इंपॉर्टेंट है। और बायोगैस प्रोडक्शन, ये देखो, mRNA और rRNA कैसे बनता है, स्प्लाइसिंग, एडिशन, कैपिंग, टेलिंग, वो सब आएगा। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन क्या होता है, और आपको एक एक एग्जाम्पल पूछा है, प्री मेटिंग और पोस्ट मेटिंग का, दो एग्जाम्पल। तो बिहेवियर आइसोलेशन, टेम्पोरल आइसोलेशन। पोस्ट मेटिंग में क्या आएगा? गैमेट मोर्टेलिटी, हाइब्रिड स्टेरिलिटी, इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं। यूनिक फीचर्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, क्या क्या आएगा? स्पेसिफिसिटी, डाइवर्सिटी, डिफरेंस बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी। मैंने ही आपको इतनी सारी प्रॉपर्टीज बता दी। ह्यूमन हार्मोन सेक्रेटेड बाय ओवरीज, मैंने आपको एक शॉर्ट फॉर्म बताया था। फ्रेंच फ्राइज खाते हो तो पेरी पेरी फ्रेंच फ्राइज अच्छा लगता है, तो पेरी पेरी। प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, एक्टिविन, रिलैक्सिन, इनहिबिन, डिटेल में एक्सप्लेन किया था महामैराथन लेक्चर में। ये देखो आया ना आपका बेस्ट फ्रेंड, पीसीआर टेक्निक का स्टेप्स बताने का है। डीनेचुरेशन 92 डिग्री सेल्सियस, अनीलिंग 55 डिग्री सेल्सियस, एक्सटेंशन 72 डिग्री सेल्सियस, तीनों स्टेप बताना है। लेबल चैप्टर नंबर 8, योर फेवरेट डायग्राम, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल एंड, ये देखो ये सारे के सारे ग्रैन्युलोसाइट्स हैं। पहला वाला है न्यूट्रोफिल, दूसरा वाला है इओसिनोफिल, देखो एकदम क्लियर डायग्राम है। और तीसरा वाला कौन सा है? मोनोसाइट, किडनी शेप न्यूक्लियस। नेक्स्ट 3 मार्क्स मिल गए। रूट प्रेशर थियरी चैप्टर नंबर 6 नहीं भी लिखा, इतने सारे अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं। ग्रीन हाउस गैसेस, लास्ट में मैंने आपको पढ़ाया था कि ग्रीन हाउस गैसेस के वजह से ग्लोबल वार्मिंग होता है, तो उसका कोरिलेशन बताना है। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ इथिलीन 2022 में भी क्वेश्चन आया था, 2023 में भी एक क्वेश्चन आया था और इस साल भी आया। फ्रूट को जल्दी जल्दी पकाता है,
बी ग्रीनिंग इफेक्ट देता है, क्लोरोफिलेज एंजाइम बनाता है, एपिनास्टी करता है, इतने सारे फंक्शंस है इसके। अभी ये देखो, ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। आपको कल मैंने चैट बॉक्स में लिखने बोला था ना क्रेनियल नर्व्स के टाइप, सम से मैरी मनी, तो वैसे आपको याद करना है, सबका नाम और टाइप पूछा है। अभी सम, सम मतलब सेंसरी, और ओ, उप्स, ओ, तो पहले वाला ओ इज ऑल्फैक्टरी, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ वाला नर्व, सम से मैरी मनी, मनी, मनी मतलब एम, मतलब मोटर नर्व, दिस इज सेंसरी। और नेम्स अगर हम याद करें तो ओ, उप्स, ओ, प्रिटी ट्रॉफी, प्रिटी, प्रिटी म्हणजे पथेटिक, पी फॉर पथेटिक। देन नेक्स्ट ओ, नहीं, सम से मैरी मनी बट माय ब्रदर, सातवें पे ब्रदर आया, मतलब बी, बी मतलब क्या होता है, बोथ, मतलब मिक्स्ड, आणि नर्वचं नाव ओ, उप्स, ओ, प्रिटी ट्रॉफी एंड फ्लावर्स, फ्लावर्स म्हणजे फेशियल नर्व। तो इस तरीके से मैंने आपको ये शॉर्ट फॉर्म बताया था नर्व्स का नाम याद रखने के लिए। पिरामिड ऑफ एनर्जी आपका वो 10% वाला, लॉ वाला। लैक, इंसेक्ट से जो गम रिलीज होता है जिसको हम टॉय वगैरह में यूज करते हैं, बैंगल्स चिपकाने के लिए, ग्लास में यूज करते हैं। ये डायग्राम मैंने अपने ऑफलाइन क्लास में कम से कम 50 बार ड्रॉ करने लगाया होगा, हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। अगर ये ड्रॉ नहीं किया तो फिर थू है सब पे। इतना सिंपल डायग्राम है और इतना इंपॉर्टेंट है, ये हर बार मैं बोलती हूँ कि दिस डायग्राम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर क्वेश्चन भी आया। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, लाइन फिल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम क्या होता है, एक्स ओ मोनोसोमी, नॉन डिसजंक्शन ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स। लाइन फिल्टर सिंड्रोम में क्या होता है, ट्रांसजेंडर वाला कंडीशन, एक्स एक्स वाई, ट्राइसोमी एट सेक्स क्रोमोसोम्स। प्लेनेरिया का नर्वस सिस्टम, इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट मेंशन करनी थी, वेंट्रल नर्व कॉर्ड के बारे में और ट्रांसवर्स नर्व्स के बारे में। चैप्टर नंबर 1 में से ग्राफ्टिंग के टाइप्स अलग अलग, फर्स्ट चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट डे महामैराथन, एपोमिक्सिस अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पॉलीएम्ब्रियोनी, एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी, नॉर्मल एम्ब्रियो के साथ साथ न्यूसेलस भी एम्ब्रियो बनाता है। पार्थेनोकार्पी किसके वजह से होता है, इंडोल एसिटिक एसिड की वजह से होता है, ऑक्सिन हार्मोन की वजह से। यस, डन। सो आई होप आपको कुछ तो हेल्प मिली होगी, ये सोल्यूशन मैंने बताया है, इससे आपको रियलाइज हुआ होगा की बायोलॉजी जितना लगता है उतना डिफिकल्ट नहीं है। बायोलॉजी बघायला गेलो तर खूप 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 सोपं आहे, फक्त तुम्हाला खूप लक्ष द्यायची गरज असते, तो बायोलॉजी डिफिकल्ट नहीं लगती है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम आपका सीईटी भी बहुत आसान बनाने वाले हैं। सीईटी के लेक्चर्स कल से स्टार्ट होने वाले हैं 7 मार्च से, और ये लेक्चर्स हमारे ऐप पे चालू होंगे। ऐप का हमारा वरदान बैच जो क्रैश कोर्स वाला बैच है, उसमें ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर खत्म हो चुका है, सेकेंड चैप्टर कल से मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। कोर्स प्राइस, मॉक टेस्ट, सब कुछ आपको ऐप पे मिल जाएगा, तो ऐप डाउनलोड करो, आपको उस पर सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और मैं एक डिटेल वीडियो भी अपलोड कर दूंगी कि क्रैश कोर्स में हम क्या क्या देने वाले हैं, टाइम टेबल क्या होगा, कितने का है, सब कुछ आपको आज रात तक एक वीडियो मिल जाएगी। सो कल से हमारा लेक्चर स्टार्ट होगा, जिनको ऑलरेडी पता है वो लोग रेडी हो जाओ, आज आराम करो और कल से सीईटी की तैयारी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 16 अप्रैल से पहले आपका सीईटी का एग्जाम होगा, बाद में आपका पीसीएम वाला, मतलब पहले पीसीबी का एग्जाम होगा, बाद में पीसीएम का एग्जाम होगा, तो इसीलिए बायो अपने को कल से स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। चलो बाय बाय एवरीबॉडी, आई विल सी यू ऑल टुमारो। यूट्यूब पे भी फ्री लेक्चर्स आएंगे एमसीक्यूज के, वन शॉट रिविजन जो मैंने बोर्ड्स के टाइम पे लिया था वही देखना है, सिर्फ जो एमसीक्यूज के लेक्चर है वो आपको यूट्यूब पे फ्री में मिलेंगे, ठीक है। बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर, सी यू सून, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।